नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो पिछले 75 वर्ष से राष्ट्रवादियों के लिए एक संघर्ष का विषय रहा है और लगातार ये अखंड भारत के फॉर्मूले पर हम चलते भी रहे हैं। हम लगातार ये घोषणाएं करते रहे हैं कि अखंड भारत हम मनाएंगे। 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस भी मनाया जाता है हमारे देश में। 1947 से लेकर आज तक अखंड भारत दिवस की परिकल्पना पर काम करते आए हैं और मनाया जाता है। हालांकि 14 अगस्त को युद्ध की पार्टीशन की विभीषिका, बंटवारे की विभीषिका के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर हमारे सबके मन में है कि अखंड भारत दिवस मनाएंगे, अखंड भारत करेंगे। लेकिन ये जो अखंड भारत है, इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? और जिस समय शेख हसीना, अखंड भारत का तो पार्ट बांग्लादेश भी है, और शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। शेख हसीना इमोशनली भारत को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित भी कर रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में देश का एक मुख्यमंत्री अखंड भारत को लेकर, राहुल गांधी के विषय को लेकर तंज कसे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेहरू जी के पापों को गिनाते हुए अखंड भारत दिवस, तो अखंड भारत बनाना या अखंड भारत की परिकल्पना करना, ये तो हम सबका विचार रहता है। लेकिन जिस समय शेख हसीना हिंदुस्तान में हों और शेख हसीना बायलेटरली भारत के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही हों, ऐसी परिस्थिति में अखंड भारत की बात करना कितना सार्थक है, कितना बेस है, ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेख हसीना की चर्चा करते हैं। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने कि बांग्लादेश का निर्माण किया था, और बांग्लादेश का निर्माण करने की वजह से वो बंगबंधु कहलाए, और उनका ही मूवमेंट था जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के विषय में समझ लीजिए। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पर चुनाव जीतकर पाकिस्तान गए, यानी कि आज का पाकिस्तान, उस समय का वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उन्होंने क्लेम कर दिया प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन वहाँ जनरल ने ये कहते हुए मना कर दिया, राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया कि तुम पाकिस्तान की मेन लैंड से नहीं हो, यानी कि पाकिस्तान की मुख्य भूमि से नहीं हो, इसलिए तुम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सेनाध्यक्ष नहीं बन सकते। वो ऑलरेडी सेना के व्यक्ति थे। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश आ गए, और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित यह कहते हुए कर दिया कि जब हम मुख्य भूमि हैं ही नहीं तो हम पाकिस्तान क्यों हैं। अब उस युद्ध को, उस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान भारत से रास्ता मांग रहा था अपने युद्धक विमानों को ले जाने के लिए। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं था। वो श्रीलंका होते हुए अपने युद्ध पोत भेजे, बंगाल की खाड़ी में रुके, और फिर ऊपर बंगाल पर युद्ध करे और आंदोलन को दबाए, स्वतंत्रता को दबाए। बहुत बड़ा गेम था। भारत ने उनका सहयोग नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि एक केस उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भी गया था। दोनों ही जगह पर पाकिस्तान हारा था। क्यों? क्योंकि सिविल एविएशन की अनुमति दी जा सकती है, आर्मी के एविएशन की या एयरफोर्स के एविएशन की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है पूरे वर्ल्ड का। तो वो केस हार गए। इतने में पाकिस्तान ने एक फ्रंट खोल दिया, भारत के साथ युद्ध कर दिया। अब भारत के साथ युद्ध हो गया तो हमने फिर बांग्लादेश बॉर्डर भी खोल दिया और इधर वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर भी खोल दिया, और नतीजा निकला कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ हमको मजबूरी में खड़ा होना पड़ा। वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये जो पाकिस्तान का हमला था, इसको पूर्ण हमले में बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1969 में इंदिरा गांधी बड़े स्तर पर कांग्रेस के विभाजन में शरीक थी, और ये संभव था कि 1972 का जो चुनाव होने जा रहा था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी हार जाती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस दल एक तरफ था, इंदिरा गांधी एक तरफ थी। लेकिन 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने भाग लिया। मैं इसलिए और इसको कहता हूं कि अगर युद्ध करना हमारे हित में था, बात ठीक है, हित में रहा होगा, तो फिर हमने बांग्लादेश को मिला क्यों नहीं लिया? हमने
कम से कम जम्मू कश्मीर के हिस्से को, उनके 90,000 से ऊपर सैनिक छोड़ते समय जम्मू कश्मीर को भारत में क्यों नहीं ले लिया, गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में क्यों नहीं ले लिया, शिमला समझौता आखिर हमने वो जो पुरानी एलओसी थी वहीं पर क्यों खड़ा कर दिया। तो युद्ध तो हमने लड़ा, लेकिन हमने उससे हासिल क्या किया, ये एक सवाल आज भी है। हालांकि भारत के जो सैनिकों की शूरवीरता की जो कहानियां हैं और शूरवीरता से बलिदान, उसको शेख हसीना ने आज रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने कहा कि भारत के जो सैनिक हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, मैं उनको नमन करती हूं। उनके नाम से एक स्कॉलरशिप देश बंधु या बंगाल बंधु के नाम से स्कॉलरशिप उन्होंने 100 बच्चों की, यानी 200 बच्चों की स्कॉलरशिप भारत में शुरू की, एक 10वीं क्लास के लिए और 12वीं क्लास के लिए। कहा बांग्लादेश सरकार उसका पैसा देगी और भारत के सैनिकों को उन्होंने नमन किया कि जिन्होंने उनको स्वतंत्रता दिलवाई। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने एक बात ये कही कि जिस समय शेख मुजीबुर रहमान ने युद्ध जीता और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत ने उस बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को सेना के 4 अधिकारियों ने हत्या करी। उनका एसेसिनेशन हुआ 75 में, और एसेसिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान से अलग क्यों हो गए, पाकिस्तान से अलग करने का उनको उनके ऊपर आरोप लगाया गया। और ये आरोप लगाया गया कि हमारा उद्देश्य तो हिंदुस्तान फतेह करना था, इसलिए कायदे आजम जिनको वो कहते हैं, उन्होंने 2 तरफ से पाकिस्तान लिया था। तो अब अगर बांग्लादेश अलग हो गया है तो पाकिस्तान बनने का जो मूल कारण था वो मूल कारण सफल नहीं हो पाएगा। इस सब पॉलिसी को, जिनकी इस पॉलिसी को विफल करने वाले शेख मुजीबुर रहमान है। बाद में 1977 में जो प्रेसिडेंट बने, 1977 से 81, जियाउर रहमान, तो जियाउर रहमान जिनकी बेटी शेख जिया, क्या उनका जो दूसरी महिला हैं, उनके पिता यानी कि जियाउर रहमान ने के ऊपर आरोप लगाया गया। हालांकि जियाउर रहमान का भी एसेसिनेशन 1981 में हुआ, लेकिन उस दौरान शेख हसीना कहाँ रही? शेख हसीना नई दिल्ली में रही, और नई दिल्ली में उनको लगा था कि नई दिल्ली ही सबसे सुरक्षित है विश्व में, जो उनके पूरे परिवार के एसेसिनेशन के बाद, हत्या के बाद सुरक्षा दे सकती है। इसलिए वो लंबे समय तक दिल्ली में रही, और जब वो बांग्लादेश वापस लौटी तो फिर वो पॉलिटिक्स में उतर आई। खालिदा जिया, तो खालिदा जिया जो जियाउल रहमान की बेटी हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इनको बंगाल बंधु को मारा, तो दोनों की, एक की विधवा और एक की बेटी, यानी कि उनकी विधवा, जियाउर रहमान की विधवा हैं ये, और इनकी बेटी खालिदा जिया उनकी विधवा हैं, और मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना। दोनों ही अब वही 2 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं बांग्लादेश में। तो ये जो शेख हसीना हैं, ये भारत में इस समय विजिट कर रही हैं और लगातार भारत के विषय में अच्छा बोल रही हैं, कॉपरेशन चाहती हैं। मजे की बात यह है कि शेख हसीना की कि मैंने उनको कभी बुर्का पहने हुए नहीं देखा। वो भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हैं, साड़ी पहनती हैं, सर पर पल्लू डालती हैं और शॉल पहनती हैं जो भारतीय महिलाएं पहनती हैं। ऐसी शेख हसीना जिनको मैंने बुर्का पहने नहीं देखा है, जिनको मैंने हिजाब पहने नहीं, कभी उनकी फोटो कभी निकल कर आई है, वो अगर नमाज भी पढ़ती हैं तो शॉल पहनकर नमाज पढ़ती हैं। ऐसा एक आध जगह पर दिखाया, एक आध फोटो में दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर वो भारत से बहुत प्रभावित रहती हैं, भारत के साथ संबंध बनाने के लिए अग्रसर रहती हैं। दूसरी तरफ खालिदा जिया, जो कि जियाउर रहमान की बेटी हैं, वो पाकिस्तान के पक्ष में, ऐसा आरोप है कि पाकिस्तान के पक्ष में रहती हैं, क्योंकि जियाउर रहमान ने पाकिस्तान के इशारे पर ही शेख मुजीबुर रहमान की एसेसिनेशन का षड्यंत्र रचा था, ऐसे आरोप भी हैं। तो जब ये परिस्थिति हो और शेख हसीना भारत में विजिट कर रही हों, भारत के साथ बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व कर रही हों, साथ साथ ट्रीटियां करी हों, तो उसी समय पर हेमंत विश्व शर्मा का स्टेटमेंट आना, और वो भी
अखंड भारत के लिए स्टेटमेंट आना। मामला क्या था वो समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। असल में राहुल गांधी जिन्होंने ये आह्वान किया कि ये जो मोदी जी हैं वो देश को तोड़ रहे हैं, और मोदी जी देश को वैसे तोड़ रहे हैं, राज्यों के हिसाब से भी तोड़ रहे हैं, और मोदी जी, इनका आरोप है कि मोदी जी रिलीजन के साथ भी खेल रहे हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले राहुल गांधी। अब राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको देश पूज नहीं रहा, उनके लिए कोई भारत में स्थान नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, मोदी जी के विरुद्ध भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो उसी समय हालांकि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के स्टेटमेंट आए, लेकिन बड़े नेताओं के नहीं आए। हेमंत बिश्व शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे अभी कुछ समय पहले तक, पहले तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद के अलग होने पर स्टेटमेंट दिया, ट्वीट कर दिया, और उसमें कह दिया कि भाई ये वैसे ही घुट रहे होंगे जैसे मैं घुट रहा था, और ये वैसे ही अलग हुए जैसे मैं अलग हुआ। इसके अतिरिक्त भारत जोड़ो पर उन्होंने, हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कह दिया राहुल गांधी के लिए कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू जो पार्टीशन के जिम्मेवार हैं, जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ, वो उस परिवार से आते हैं, तो माफी तो जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ पर राहुल गांधी को माननी चाहिए कि वो पहले भारत जोड़ लें। भारत के इंटरनल पार्ट को छोड़ दीजिए, जो उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान अलग किया, पार्टीशन किया, पहले उनसे माफी, पहले उनके विषय में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनको शर्म आती है तो ये कहें कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, मैं देश से माफी मांगता हूं, ऐसा वो घोषणा करें। उसके बाद वो इंटरनल भारत जोड़ो करें। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि अखंड भारत का हिस्सा है, उसको साथ लाने के लिए क्या राहुल गांधी को स्टेटमेंट देंगे? अब ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ लाना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, जाहिर सी बात है शेख हसीना जब हिंदुस्तान में हों और उनके होते हुए बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य असम, जो बांग्लादेश और असम, असल में बांग्लादेश के साथ जितनी समस्याएं हैं वो सारी असम को लेकर हैं। असम और बांग्लादेश का अपना बॉर्डर लगता है, और उसमें ये जो तमाम तरह के शरणार्थियों वाला मामला है, बांग्लादेशियों की शरण का मामला है, चकमा शरणार्थियों का मामला है, ये सब बांग्लादेश की उपज है, और इसलिए असम लगातार अगर किसी से लड़ रहा है तो बांग्लादेश से लड़ रहा है। हालांकि वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा दिखाई पड़ा है, असम लड़ रहा है। तो असम के वो मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री होने के नाते वो बांग्लादेश के विषय में ज्यादा अच्छा जानते भी हैं, वो लड़े भी हैं सर्बानंद सोनोवाल के साथ। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि शेख हसीना जब हिंदुस्तान में हों और सारा मीडिया शेख हसीना को कंसंट्रेट कर रहा हो, ऐसे समय पर हेमंत बिश्व शर्मा का ये कहना कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश, हिंदुस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिलाकर एक करने का संकल्प का समय है। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो वो संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई गलती को हम सुधारेंगे और हिंदुस्तान का पुनः एकीकरण करेंगे। इसलिए ये जो ड्रामा वो कर रहे हैं अंदर भारत जोड़ो अभियान की या भारत जोड़ो यात्रा की, ये ड्रामा अंदर ना करें, वो केवल सपोर्ट भारत सरकार का करें कि वो अखंड भारत का निर्माण करेगी। अब अखंड भारत का जो प्रोसीजर है या अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, तो मोदी जी का भी वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है तो वहां की शासिका को भारत में आते समय बोलने में क्या हर्ज है, ये बड़े सवाल हैं। तो लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा तो हेमंत जी हैं, वो किसी से ना ही पॉलिटिक्स मानते हैं ना ही दबाव मानते हैं, इसलिए उनका बयान आना, अब ये तो संभव है कि वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हो तो स्टेटमेंट निकल गया हो, लेकिन एक पॉलिटिशियन को ये याद रखना ही चाहिए, लोगों का कहना है कि भाई शेख हसीना जब हैं तब बचाव करके रखें। लेकिन शेख हसीना के होते हुए ऐसा स्टेटमेंट आना और बीजेपी के एक बड़े नेता के द्वारा स्टेटमेंट आना, क्या बांग्लादेश भारत के संबंधों पर प्रभाव डालेगा? ये मूल प्रश्न है जिनके उत्तर हम सबको ढूंढने ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये हेमंत बिश्व शर्मा ही देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात को निर्वाक तरीके से रखते हैं। अब उससे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उनकी पॉलिसी, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब अखंड भारत की हमारी संकल्पना है तो क्या पाकिस्तान का राष्ट्रपति भारत में बैठा हो या बांग्लादेश का बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है? हमने
अगर उसको मिलाना है, भविष्य में एक करना है, तो क्या ये इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष या फिर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट दे या उसका मुंह देखा जाए, या उसको उसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी बनानी है? ये सब बातें मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन विदेश नीति की एक खास बात है कि विदेश नीति में हम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाते। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को भी अगर हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना है तो भी प्यार से, मोहब्बत से ही बनाएंगे। मैं उस इशू को डील नहीं कर रहा हूं जो लोग इसमें तुरंत लिखेंगे कि बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया तो पॉपुलेशन इतने परसेंट आ जाएगी, उतने परसेंट आ जाएगी और फिर भारत में हिंदुओं के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये डरपोक हिंदू इस तरह की बात करता है। लड़ने वाला तो शिवाजी के समय पर, जिस समय आदिल शाही सल्तनत और भारत में मुगलिया सल्तनत राज्य कर रही थी, उससे बड़ा विषम परिस्थिति भारत में कभी नहीं रही। ऐसे में भी शिवाजी महाराज लड़ रहे थे और भारत के राजपूत लड़ रहे थे, मराठे लड़ रहे थे, और हमने जो संकल्प लिया था कि हम भारत को स्वतंत्र करवाएंगे, वो भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए 47 तक उनके जो वंशज हैं वो लड़ते ही रहे और हमने सफलता प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।